हाँ तो जनाब, कैसे क्या गेम जो क्या बना शो आ गए सर अपने इस सीरीज़ के शुरुआत के पहली वीडियो के साथ, इस संकल्प सीरीज़ के पहली वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर कैसे क्लास 10 को हमें शुरू करना चाहिए, कैसे हमें इस क्लास 10 की जर्नी को हमें अचीव करना चाहिए, कैसे इसमें हमें तरीके से चलना चाहिए जिससे कि हम लोग वो जो हमारा 90 अबव का एम है हम उसको वो पूरा का पूरा कर पाए। ठीक है, इस बार वो जो 90 पार का हम लोगों ने एजेंडा लिया है, 90 पार लाने का जो हम लोगों ने एक गोल लिया है उसको हम पूरा कर सके, उस चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रेड में दैट 90% स्टूडेंट विल नॉट फॉलो दिस, ये एब्सोल्युटली सच है सर। 90% बच्चे इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि सर 10% बच्चे ही होते हैं जो एक्चुअल में कुछ अच्छा ला रहे होते हैं, 90 अबव ला रहे होते हैं, वो टॉपर्स बन रहे होते हैं। वो 10% ही होते हैं, सारे बच्चे तो वैसे भी नहीं ला रहे होते हैं, है ना। तो ये उन 10% बच्चों के लिए ही है ये वीडियो, जो लोग एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअल में इस 10th क्लास में एक अलग मिसाल कायम करना चाहते हैं, सबको ये बताना चाहते हैं कि हाँ वो क्या है, वो सबको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी से कम नहीं, हमको आप कम मत आकिए, हमारे अंदर भी बहुत कैपेबिलिटी है, हम अपने आप को इस बार प्रूव करके दिखाएंगे, हम अपने जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पुश करके दिखाएंगे। इस क्लास 10 में हम एक नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स लाके दिखाएंगे। ये अगर आपका जज्बा है, ये अगर आपका मोटिवेशन है, और यही अगर आपका एम और गोल है इस पूरे क्लास 10 की जर्नी में, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यहाँ पे हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें बताने की, जिसमें आपको किसी भी लोगों की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम लोगों की आपको ज़रूरत पड़े यहाँ पे, और आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपनी क्लास 10 की जर्नी को पूरी तरीके से अच्छे से कर सकें। ओके सर, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले 90% लाने के लिए सर सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, हमें पता होना चाहिए सर नो द सिलेबस। हमें सर पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। क्या पता होना चाहिए सर, हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या सिलेबस है। वी मस्ट हैव टू नो आवर सिलेबस। ठीक है सर, अब इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग मेरे एक शॉर्ट है वो देख सकते हो, या तो आप सीधा सीधा, अगर आपको किसी का यूट्यूब का वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आप सीधा सीधा जाकर क्रोम पे, गूगल पे जाके आप सीधा सीधा सर्च मार सकते हो CBSE रैशनलाइज्ड बुक। आपको CBSE का रैशनलाइज्ड बुक का PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से सीधा उस वो बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको CBSE का रैशनलाइज्ड बुक का कंटेंट भी मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, अगर आपको नहीं पता आपके कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में कितने एक्सरसाइज, अगर आपको नहीं पता, देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है भैया, एकदम परफेक्ट। ओके, इस अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मेरा एक शॉर्ट है, आप जाके वो भी शॉर्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप अपना सिलेबस पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, सिलेबस आपने जान लिया कि आपका कौन सा चैप्टर में, मतलब आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आने वाले हैं, उन चैप्टर में कौन से एक्सरसाइज है। सेम फॉर दी ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे आपको देखने चैप्टर वाइज अपने देखने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए कि एक्चुअली में जो चीज़ मैं पूरे साल पढ़ने वाला हूँ आखिर वो चीज़ें है क्या, वो पता होना चाहिए सर आपको। आप खुद सोचिए ना सर, अगर जैसे मुझे यहाँ से करोल बाग जाना है, अगर ये जो जर्नी मुझे तय करनी है, मुझे पता ही ना हो कि मैं यहाँ से कैसे जाने वाला हूँ, ऑटो पकड़ के जाऊँगा या मेट्रो से जाऊँगा, मेट्रो से कौन से मेट्रो स्टेशन से चेंज करके कहाँ पे उतरूँगा, उसके बाद मैं कैसे वहाँ पहुँचूँगा जहाँ मुझे जाना है, देन वो जर्नी फिर कैसे फ्रूटफुल होगी, वहाँ पहुँच भी पाएंगे कि नहीं सही टाइम पे, यानी डजंट नो। आपको वहाँ पे कितने सारे हर्डल्स आएंगे, उस टाइम आप खड़े होकर सोचेंगे क्या कि आप कैसे जाएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये तो जर्नी है आपकी पूरी क्लास 10 की, इसको पहले से देखिए कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। एक ओवरव्यू लीजिए कि यार पूरे साल में क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, एक पता तो हो यार मुझे ये चीज़ें करनी होगी। ठीक है, सो दैट वो थोड़ा प्रेशर बनेगा। जस्ट प्रेशर बनाने के लिए अभी ना आप बहुत रिलैक्स हो, बहुत चिल हो आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ। वो जब आप देखोगे ना यार ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में इतना सारा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इसमें इतना सारा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतना सारा पढ़ना है, तब थोड़ा प्रेशर बनेगा। भाई प्रेशर अच्छे होते हैं, थोड़ा प्रेशर अच्छा होता है। इस टाइम तो बहुत अच्छा है आपके, ये जुलाई अगस्त जब तक नहीं आ रहा तब तक तो बहुत ही अच्छा है ये प्रेशर, क्योंकि अभी आप बहुत फ्री हो, आपका कोई पेपर्स नहीं है स्कूल में, सब कुछ शुरू हुआ है, सब कुछ एकदम नया नया है, आप लोग एकदम बिंदास चल रहे हो। लेकिन सच बता रही, ये बिंदास जो चल रहे हो ना, बाद में बहुत दिक्कतें आएगी आपको, इसलिए बोल रहा हूँ अभी प्रेशर लाने के लिए चीज़ें देखो, कितना सारा चीज़ें आपको करना है। एक बार देखो हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, संस्कृत में क्या है, साइंस में, मैथ में, एसएससी में कितना सारा चीज़ें करना है, देखो उसको।
फर्स्ट टर्म में क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट टर्म के पेपर कब है और आप पे टाइम कितना है। अगर हर एक चैप्टर के लिए आप डेज डिवाइड करोगे तो आप पे हार्डली कितना टाइम बचेगा। सितंबर में आपका पेपर आ जाता है सर, सितंबर में आपका फर्स्ट टर्म आ जाता है, उसमें आपका मोस्टली 50% हर एक सब्जेक्ट का हो रहा होता है। 50% मतलब, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 12 से कम चैप्टर्स तो होते ही नहीं है सर, 6 चैप्टर्स हर एक में होंगे आपके। और ऐसे आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे, थोड़े 36 चैप्टर्स हो गए, एक अंदाज़ा ओवर एक जनरल मार्क हो गए, 36 चैप्टर्स हो गए सर आपके। आप खुद सोच के देखिए आपके पास टाइम कितना है। अगर आप मान लीजिए ये आपका जून चल रहा है, जून अगर मैं 2 मिनट के लिए भूल भी जाऊँ कि जून में आपने वीडियोस देखी या प्लानिंग करते करते निकल गया जून, आपके पास क्या बचेगा सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 महीने सर, 2 महीने या 2.5 मंथ्स, मतलब 60 डेज सर, 60 डेज। 36 को भी सर, मैं 36 को भी अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, हमारा सर 72 दिन होता है सर, 72 डेज। और 72 डेज का मतलब पता है क्या होता है? अराउंड 2 महीना से ज़्यादा, 2.4 मंथ्स होता है वो। 2 महीना 14 दिन, 15 दिन, 2.25 महीना, ऐसा होता है सर। बहुत कम टाइम है सर, सच बता रहा हूँ। एक चैप्टर में मैं सिर्फ 2 दिन पकड़ रहा हूँ, फिर भी 2 दिन मतलब आप एक बार मतलब एक ही बार उसको गो थ्रू कर पाएंगे, उसके बाद रिवाइज़ कब करेंगे उस चीज़ को? उसको रिवाइज़ भी तो करना है सर। तो आप पे बहुत कम टाइम है सर, आपको सचेत कर रहा हूँ मैं, यू हैव वेरी लेस टाइम। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है सर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सर पता होना चाहिए आपके एक्चुअल में कितने कितने मार्क्स के चैप्टर कौन कौन से हैं। आपको वेटेज पता होनी चाहिए सर कि कौन से सेक्शन, मतलब कौन कौन से चैप्टर कौन कौन कितने कितने मार्क्स के हैं। क्योंकि जब आपको यही मतलब जब आपको पता होगा ना, देखो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पेपर अच्छे से करने के लिए। पेपर क्यों अच्छे से करना है? जिससे मार्क्स अच्छे हैं क्लास 10 में। तो जो पेपर देना है उसका पता तो हो कि कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स का आता है पेपर। बात समझ रहे हैं? आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा। आप या फिर अपने स्कूल के टीचर से पूछना कि ये कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं। सेल्फ रिसर्च करना सीखे, खुद से थोड़ा रिसर्च करना सीखे। खाली बैठ के कुछ नहीं होगा सर। खुद से जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप, सच बता रही, स्कूल लाइफ में तो सब लोग हाथ में परोस के प्लेट में दे देंगे। स्कूल के बाहर कोई किसी का नहीं है सर, सच बता रहा हूँ। सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसीलिए अभी से थोड़ा सेल्फ अवेयर होइए, खुद से चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कीजिए। किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। वो बता देगा, स्कूल वाले बता देंगे, ट्यूशन वाले बता देंगे, भैया बता देंगे, दीदी बता देंगे, या यूट्यूब में ये बता देगा, यूट्यूब में वो बता देगा। बताने वाले सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर आपको थोड़ा अपने से भी रखना चाहिए कि हाँ, मैं खुद से भी, अगर कोई ना भी बताए, मैं खुद से भी निकालने का सक्षम हूँ, खुद से भी चीज़ें पता लगाने के लिए मैं केपेबल हूँ। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ बता रहा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सर, एक दिन आप बैठेंगे 2 घंटा आपको रिसर्च करना होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगा। 2 घंटा आप जो मूवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उससे ज़्यादा 2 घंटे में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से हर एक सब्जेक्ट का आप तरीके से लिख के कहीं प्रिंट या फिर खुद हाथ से लिख के एक बार जगह कहीं पर चिपका लीजिए, कहीं पर रखिए उसको अपने वो की डायरी वायरी में लिख के रखिए, जिसको आप रोज़ खोलते हो। पता तो रहे सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ज़रूरी है पता लगाना है। छोटी छोटी चीज़ें बोल रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपका थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा। बोलते ना हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 सर, ऐसे ही प्रेशर क्रिएट करके क्लास 10 होती है शुरू। क्योंकि बहुत चिल होते हैं अभी, आखिरी में जाके प्रेशर नहीं लेना, अभी प्रेशर लेना है। अभी प्रेशर लेंगे तो आखिरी में जाके चिल होंगे। हमें एकदम उल्टा चलना है सर। पागल लोग हैं जो सब लोग आखिरी में जाके प्रेशर ले रहे होते हैं। अभी प्रेशर लो, आखिरी में चिल मोड में रिवीजन होगी तो दिमाग में रिटेन रहेंगी चीज़ें। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ें क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज़ क्या है बताओ सर? नेक्स्ट चीज़ हमारी है, इसके लिए देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको यहाँ पे रिसोर्सेज भी दे के रखे हैं। आप लोग सीबीएसई के वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, हो सके तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर पॉसिबल हो पाया। या तो सबसे बढ़िया मैंने जो आपको बोला, रिसर्च करना, खुद से रिसर्च करना, खुद से सेल्फ अवेयर होना, वो ज़्यादा बेटर होता है सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चीज़ क्या है सर? नेक्स्ट चीज़ है आपका ये क्या, चैप्टर वाइज टॉपिक। सर आपको पता होना चाहिए आपका हर एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। इसके लिए आपका मैथ के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं जो अब इसके बाद आपका संकल्प सीरीज में हर एक चैप्टर करवाने वाला हूँ, उसमें मैं आपसे एक रजिस्टर बनवाऊँगा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे। वो कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे वहाँ पे, जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैथ में तो टॉपिक मीन्स क्या, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के हमने क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, इनको इस कॉन्सेप्ट के हमने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, कौन कौन से सोर्सेज से किए हैं, एनसीईआरटी से कहाँ से किया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से किया है, सपोर्ट मटेरियल से किया है, या फिर हमने
PYP में कहीं पे क्वेश्चन मिला है हमें कुछ अलग सा, हमने वो किया तो हम वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके सारे क्वेश्चन जितने भी हमने किए होंगे वो सारे हम वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, आफ्टर दी 2-3 मंथ जब आपका वो सेमेस्टर आने वाला होगा, पहला पेपर्स आने वाले होंगे, आप जब वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर अपना खोल के देखोगे आपको दिखेगा सर सब कुछ आपके आंखों के सामने होंगे, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। आप जब कोई भी आप अपना सेल्फ टेस्ट ले रहे होंगे या ट्यूशंस में टेस्ट हो रहे होंगे, आप कोई भी क्वेश्चंस अगर जैसे स्कूल में टेस्ट हुआ आप कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाए, आपको पता लगा यार ये इस कॉन्सेप्ट का है, आप सीधा गए अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर पे, आपने वो कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट को पहले आपने यूट्यूब से या कहीं से भी, जहाँ पे अगर नोट्स बनाया तो नोट्स से समझा, नोट्स से नहीं तो यूट्यूब से समझा, या कहीं से भी जैसे आपको समझा आपने समझा, एंड उसके आपने देखा अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आपने क्या क्या क्वेश्चंस थे, आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बात खत्म। धीरे धीरे आपके वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होते जाएंगे, पेपर आते आते वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर एक कॉन्सेप्ट के 10 है तो वो सिर्फ 2-3 रह जाएंगे सर। और ये सिर्फ मैथ में एप्लीकेबल नहीं है सर, आपका ये हर एक सब्जेक्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा। साइंस में भी सर बहुत सारे इंसिडेंट्स टॉपिक्स होते हैं आपके, केमिस्ट्री में आपके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, आप उसका एक अलग अलग वो बना सकते हैं, टॉपिक्स बना सकते हैं। फिजिक्स हो गया आपका, बायो हो गया सर, इसमें आपके अलग अलग हर एक, आप खुद ही देखना, अपने बुक में भी देखना, उन्होंने भी ना पैराग्राफ्स को स्प्लिट करके रखे हैं साइंस में, टॉपिक्स एक्टिविटीज़ को स्प्लिट करके रखे हैं। वो भी चाहते हैं कि यार आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के सिर्फ नाम लिखने से, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, वो सिर्फ 20-30 रुपये की पतली सी रजिस्टर्ड होगी सर, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के नाम आ रहे होंगे, आपके पूरे बुक के चैप्टर का नाम और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, उसमें कुछ छोटे छोटे कीवर्ड अगर है तो हमने लिख लिया, या कुछ सोर्स है जहाँ से हमने कुछ है उसमें पढ़ना है तो लिख लिया, या उसके क्वेश्चंस दे लिख लिया हमने कि ये क्वेश्चंस मैंने अगर कर लिए, साइंस में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमने क्वेश्चंस लिख लिए, या मैंने वो सोर्स लिख लिया कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आंसर इसका थ्योरी का पढ़ना है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, मेरा ये कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा सर, आप लोग उसमें पूरा कॉन्सेप्ट का गाथा नहीं लिख रहे हो, तो आप लोग जब भी कॉन्सेप्ट का नाम पढ़ोगे आपके ऑटोमेटिक माइंड में चलेगा सर कि ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या पढ़ा था, ज़रा सोचता हूँ, आपका एक्टिव रिकॉलिंग चलेगा। और पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सर चीज़ें याद करना, क्योंकि पेपर में सामने चीज़ें नहीं लिखी होती, हमें खुद याद करना होता है, हमें चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। ठीक है, चीज़ों को रिकॉल करना, और ये पूरे साल जब आप ऐसे के कॉन्सेप्ट रजिस्टर से को यूज़ करोगे आपका रिकॉलिंग का पावर बहुत सही हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करोगे। बोलते हैं नंबर ऑफ रिवीजन टॉपर्स करते हैं सर, ऐसे ही होते हैं नंबर ऑफ रिवीजन, रैंडम टॉपिक पकड़ा, रैंडम टॉपिक को रिवाइज कर लिया, संडे था संडे को मैंने कोई भी टॉपिक पकड़ा उसे रिवाइज किया, उसके क्वेश्चन से लगा लिए। अब आपको जब पता ही नहीं होंगे इस कॉन्सेप्ट के कौन से क्वेश्चन है जो करने हैं भाई, तो कैसे कर लोगे। SST में भी आप बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं। SST में आपके एग्जाम आइडिया होता है सर, एग्जाम आइडिया में कितने सारे अलग अलग एक एक टॉपिक का कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो सर आप हर एक को कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना सकते हैं। मैथ का मैं आपसे खुद सीरीज़ में बनवा दूंगा, बाकी सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, जिसका भी आपका मन करे। मेन साइंस SST का तो कर लेना, बहुत फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, टाइम नहीं लगता सर, आपको पूरे दिन बैठ के नहीं करना है, जब आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसका आपको उसमें लिख देना है बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं एक ही दिन में सारा पूरा बुक का लिख देना, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने आज पढ़ा कोई एक चैप्टर, आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में घर आके वो कॉन्सेप्ट को लिख दिया, ऐसे करके आपको वो करना है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये चैप्टर वाइज टॉपिक के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखो, चैप्टर वाइज टॉपिक के लिए मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें भी बता दिया है कि आप लोग कहाँ कहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। आप अपना इंडेक्स को रेफ़र कर सकते हैं अपने बुक के, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन सबसे बढ़िया आपको मैं जो बोला है क्या बनाना है, चैप्टर वाइज। इन सबको अगर मैं 2 मिनट के लिए भूल भी जाऊँ तो सबसे बढ़िया मैंने आपको क्या बताया, सबसे बढ़िया है, अरे 2 मिनट, सबसे बढ़िया क्या है सर, सबसे बढ़िया है आपका चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्या बनाना है सर, कॉन्सेप्ट रजिस्टर। क्या बनाना है सर, कॉन्सेप्ट रजिस्टर। ठीक है, सबसे परफेक्ट चीज़ है सर, सारे के सारे टॉपिक पता चल जाएंगे आपको, और आपका कॉन्सेप्ट्स भी सारे के सारे आपके वहाँ पे नोट डाउन जॉट डाउन हो जाएंगे। परफेक्ट है, एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ूँ, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात क्या है भैया, नेक्स्ट पार्ट जो चौथी बात आपकी आती है वो आती है नो दी पेपर पैटर्न। भैया जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि क्या है वो, हमें पेपर पैटर्न तो पता होना चाहिए। नो दी पेपर पैटर्न बहुत ज़रूरी है सर, आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है। इसके लिए आपको ये जो गर्मियों की छुट्टी है इसका सदुपयोग करो, इसको यूज़ करो। कैसे भैया, बैठो एक दिन टिक के, 1-2 दिन बैठो, पेपर्स निकालो, ऑनलाइन पेपर्स देखो कि आपके
प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पता लगाओ कि पैटर्न क्या है। मैं ये वीडियो इतनी लेट क्यों बना रहा हूँ सर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा मिल गया है कि चैप्टर्स है कि आपके हर एक स्कूल में ट्यूशन्स में आपके एक दो चैप्टर्स हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि एटलीस्ट चीज़ें कि मैं अगर ये 1-2 महीने पहले बनाता, आपको मैं अगर बोलता पेपर एनालाइज़ करो, आपको कुछ समझ नहीं आता पेपर कैसे एनालाइज़ करें, पेपर में क्या देखें, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता। अभी आपको काफ़ी हद तक आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरा है, आपने बहुत चीज़ें पूछी है, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आपको ये चीज़ पता होगी कि ये चीज़ कैसे होती है, पेपर पैटर्न आपको पता चल सकता है ईजिली। पेपर्स खुद पत निकालो, रिसर्च करो सर कि अच्छा इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस चैप्टर में इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है और ये चैप्टर से कम आ रहा है, या फिर ये चैप्टर से इस पर्टिकुलर मतलब 1 मार्कर ज़्यादा आते हैं तो 2 मार्कर कम आते हैं। अगर आपको इतना नहीं करना, सिर्फ आप ये पता लगा लो कि सर कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन है, इतना बस जनरल ले लो, ये नहीं कि मतलब बहुत ही एकदम हैवी होके करना नहीं, बस जितना समझ आ रहा है ना पेपर्स को देखो। अच्छा आप देख रहे हो पेपर्स को, उसमें आप देख रहे हो कि हाँ भाई इसमें क्या पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, आप बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, कुछ कुछ आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ये तो इस चैप्टर का है, तो इस चैप्टर का कुछ कुछ आपको नहीं भी पता चल रहा होगा, है ना, तो उन कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा देखो कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने सेक्शंस आते हैं। अगर एक 1 मार्कर सेक्शन ए में 1 मार्कर क्वेश्चन है MCQ तो कितने आते हैं, 20 आते हैं, है ना, 2 मार्क्स के कितने आते हैं, 3 मार्क्स के कितने आते हैं, ऐसे देखो जरा। असर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी, वो आते कैसे हैं। जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे ना, मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस देख लोगे आपको ना ये पता चल जाएगा, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि यार पेपर में कैसे चीज़ें आती हैं। तो जब भी आप चीज़ें पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में हमेशा वो क्वेश्चन चलेंगे कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, इसका क्वेश्चन क्या था, मतलब आपके दिमाग में चलेगा कि यार इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर पढ़ना होगा सर, सिर्फ गधों की तरह पढ़ते मत रहो सर, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर पढ़ना होगा कि यार ये चीज़ें वो पूछ सकता है मुझसे, इस टॉपिक में मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे एग्ज़ाम आइडिया हो गया आपका SST के लिए, वहाँ पे आपने देखे होंगे एक कॉन्सेप्ट पे, एक ही कॉन्सेप्ट में 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्कर भी है, 3 मार्कर भी है, 4 मार्कर भी है ना। जब मैं एग्ज़ाम आइडिया में खुद जब मैंने रेफ़र किए थे, मैं पढ़ा था अपना क्लास 10 के लिए, मैं देखता था एक टॉपिक और मुझे टॉपिक ही नहीं पढ़ना पड़ता था, मैं वो क्वेश्चंस देखता था ना, मुझे पता चल जाता कि यार वो क्या पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चंस के एक वो जो चेन थी ना, उससे समझ आ जाता था कि यार इस टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चालू करो। सिर्फ मैथ में क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं है सर, थ्योरी में भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कहानी नहीं है सर, कहानी पढ़ के चले गए, क्वेश्चंस ज़रूरी है। हर एक टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस में भतेरे क्वेश्चन बन सकते हैं, SST में भी बन सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो पेपर्स प्रीवियस ईयर के, आपको पता लगेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। हर जगह क्वेश्चंस पे फोकस रखो, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि एट द एंड पेपर में भी क्वेश्चंस करने हैं सर, ठीक है, तो क्वेश्चन ओरिएंटेड रहो, ठीक है भैया, ओके। इसके लिए मैंने जैसे आपको बोला सैम्पल पेपर्स और PYP और सैम्पल पेपर बेस्ट चीज़ है सर, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल आपको सब चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, द 5th वन इज़ अंडरस्टैंड करो सर, किसको, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, सबसे ज़रूरी। कहाँ से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें सर, आप किसी से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, मतलब भैया आप लोग क्या बोलते हैं स्कूल के टीचर से अगर समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात, ट्यूशन के टीचर से समझ आ रहा है कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यूट्यूब से कहीं से समझ आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना सर बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करो आप कॉन्सेप्ट को फ्रॉम एनीवन, जो भी मर्जी आपको बंदा मिले, जिससे भी आपको समझ आ रहा है सर समझो। मैथ के लिए तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पूरी सीरीज़ आ रही है मैथ के लिए, तो उसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको यूट्यूब पे ब्लॉग है, टीचर स्कूल के हैं, ट्यूशन टीचर्स अगर आपने लिए हैं पेड कहीं ट्यूशन क्लास है तो वहाँ पे हैं। आप कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना सर, ठीक है। एंड लास्ट सर, NCERT खुद रीड करना है। आपको बहुत थकेली सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन हाँ भाई NCERT खुद से रीड करना है। बेशक आपके ट्यूशन वाले, आपके स्कूल वाले अलग से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बोल दे कि ये रेफरेंस बुक से पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन NCERT एक बार, हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बार ज़रूर उसको देखना है। बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है NCERT देखने में, क्योंकि सर 70% पेपर आपका NCERT से बनता है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो सर, बात समझ रहे हैं। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना सीखो सर, बिल्कुल ये मत सोचो कि उसने तो बता दिया तो मेरा काम हो गया, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो भैया पे, वो दीदी पे, वो ट्यूशन वाले पे, वो मैम पे, वो सर पे, तो उन्होंने मुझे बता दिया तो हो गया। सर अपने ऊपर चीज़ें जिम्मेदारी लेना सीखो। NCERT कोई कितना भी अच्छा हो बता दे, वो अपने एंड से पूरा काम कर रहा है, लेकिन आपका भी काम है खुद से एक बार चीज़ों को देखना, ठीक है।
कोई अगर सामान खरीदने जाते हो, कोई कितना भी ऑनेस्ट इंसान हो, वो पैसा जब काट के वापस देता आप गिनते हो ना, इतना तो समझ रखते हो। तो वही चीज़ है सर, कोई कितना भी समझदार इंसान आपको समझा रहा हो, चीज़ें करवा रहा हो, आपको खुद से भी अपने संतुष्टि के लिए अपने से एक बार एनसीईआरटी को खुद से करना है हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स थे सर, जिसको आपको पूरे साल फॉलो करना है, ठीक है। जिसमें से 2 ऊपर के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स तो आप लोग शायद स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे आपके 2-3 पॉइंट्स, लेकिन यूजुअली आपको हर एक पॉइंट को सर बहुत इज्जत से और शिद्दत से फॉलो करना है, ठीक है। तभी मैंने बोला 90% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना सर, टाइम कंज्यूम करेगा ये बहुत ज़्यादा। अगर आप ये सितंबर में जाके ये वीडियो चल रही है आपके सामने, तो सर आई डोंट नो क्या होगा उसके बाद, क्योंकि आप पे टाइम ही कम होगा, आप इसको फॉलो कर पाओगे कि नहीं। जुलाई अगस्त में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सर ठीक है, आप ये जुलाई में देख रहे हो, ठीक है, फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है चीज़ों को करने का तो, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें बतानी थी आपको, एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मुझे डिलीवर करना था मैंने वो कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया है। एंड विद दिस नोट आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट सीरीज़ अपने जो शुरू कर रहे हैं हम संकल्प सीरीज़, उसके साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, जाओ पढ़ाई करो।